जनरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स का मतलब लोग समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, बट ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी एक ऐसा कैटेगरी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम बातें होती है और इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत कम लोग करते हैं, और वो है डेट म्यूचुअल फंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या है, और मैं ऐसे 6 रीजंस आपको दूंगा कि क्यों आपको डेट म्यूचुअल फंड्स को एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए, और एंड में आपको बताऊंगा कि क्या क्या टाइप्स होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए और वॉच कीजिए और पता कीजिए कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सुटेबल्स करता है। मेरा नाम कमलेश है और आप देख रहे हैं गुड लक फाइनेंस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डेट फंड क्या है, इसको जानने से पहले हमें दो टर्म को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। सबसे पहला कि कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, और दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है। तो आइए, कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब होता है एक तरह का लोन। देखिए, एक कंपनी के पास पैसा इकट्ठा करने के लिए या पैसा जुगाड़ करने का जनरली 3 ऑप्शन है। सबसे पहला कि वो बैंक जाए और बैंक से लोन ले ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इक्विटी शेयर इशू करे आम पब्लिक को, आम जनता को, और वहां से पैसा इकट्ठा करे और लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर बनाए। तीसरा ऑप्शन है कि वो वही आम पब्लिक के पास जाए, हमारे आपके जैसे आम जनता के पास जाए, और उसको बोले कि हम आपसे लोन लेना चाहते हैं और बदले में हम कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करेंगे। मतलब ये है कि आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी दो तरह का होता है। एक तो ये कि आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, फिक्स इंटरेस्ट की 8%, 10%, 9%। वो हर एक बॉन्ड का अपना अपना अलग अलग होता है। और दूसरा ये कि अगर 5 साल का बॉन्ड इशू हो रहा है तो 5 साल का 8% के हिसाब से आपको 5 साल के एंड में वो सारे पैसे जोड़ के एक बार में मिल जाएगा। तो ये तो हुआ कॉर्पोरेट बॉन्ड, मतलब एक तरह से कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज है, रिलायंस है, एचडीएफसी, टाटा मोटर, इस तरह के जो लिस्टेड कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये इशू करती है एक तरह का बॉन्ड, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है। देखिए, पैसे की जरूरत तो गवर्नमेंट को भी पड़ती है। एग्जाम्पल्स के लिए मान लीजिए हमारे नितिन गडकरी साहब को जरूरत पड़ा कि एक 100 किलोमीटर का हाईवे बनाना है। अब 100 किलोमीटर का हाईवे बनाने के लिए तो करोड़ों रुपये का जरूरत पड़ेगा। तो अब वो पैसा कहाँ से लाए, उनके पास भी यही ऑप्शन है कि या तो वो बैंक से लोन ले या किसी दूसरे देश से उधार ले। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि वो आम पब्लिक से उधार ले, हमारे आपके जैसे। हमारे पास आएंगे वो, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और वो बोलेंगे कि मैं एक बॉन्ड इशू कर रहा हूँ। आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा, 7%, 8%। वो अलग अलग बॉन्ड का अपना अपना रेट होता है, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, जो भी टेन्योर पीरियड है। और हम लोग पैसा देते हैं गवर्नमेंट्स को, और बदले में हम वो एक तरह का डिपॉजिट करवा लेते हैं, एक तरह से हम वो बॉन्ड खरीद लेते हैं। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, ये दो टर्म है, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड। अब डेट फंड्स क्या होता है। डेट फंड का जो फंड मैनेजर है, उसके पास जितने पैसा कलेक्ट होता है, हमारे आपके जैसे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स पे, वो सारे पैसे को वो यही सब जगह पे इन्वेस्ट करता है, जो फिक्स रिटर्न ऑप्शन है। जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लिया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इशू कर रही है। दूसरे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा या गवर्नमेंट बॉन्ड। तीसरा, वो कमर्शियल पेपर खरीदता है, ट्रेजरी बिल खरीदता है। ये सारे भी एक तरह का फिक्स रिटर्न देते हैं, जिसमें ऑलरेडी पहले से बताया जाता है कि आपको इतना का रिटर्न मिलेगा, 8% का, 7% का। वो खरीदे। तो ये यहीं पे डेट म्यूचुअल फंड्स का सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। अब आइए समझते हैं कि क्यों आपको डेट म्यूचुअल फंड्स को एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। रीजन नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट। जिंदगी उस अनजान रास्ते की तरह होता है जिसमें ये नहीं पता होता कि अगले मोड़ पे क्या है। उसी तरह जिंदगी भी है। जिंदगी फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज भरा हुआ है, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होते रहता है हमारे साथ में। हमें ये नहीं पता होता है कि अगले 1 महीने के बाद हमें क्या जरूरत पड़ेगा, या 2 साल के बाद कितना पैसा की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगा। उस टाइम पे अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया हम इक्विटी मार्केट में लगा दिए हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी शेयर्स खरीद लिए हैं, और मुझे 6 महीने बाद कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट्स पड़ गया, तो वो पैसा को हम इक्विटी मार्केट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इक्विटी मार्केट इतने शॉर्टर टाइम में किस तरह बिहेव करेगा, वो ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, या बहुत ज्यादा वो साइडवेज में चल रहा है, नहीं पता है। और अगर मार्केट डाउनफॉल में है, उस टाइम हम पैसा निकालते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से या इक्विटी शेयर्स को बेचते हैं, तो हमें काफी नुकसान होता है। इसीलिए हमें ऑप्शन चूज करना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड्स को। डेट म्यूचुअल फंड्स में उतना वॉलेटिलिटी नहीं है, ये एक स्टेबल रेट से चलता है। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही वही जगह पे होता है जहां पे ऑलरेडी फिक्स रिटर्न्स दिया जाता है। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, कमर्शियल पेपर, ये सब में ऑलरेडी एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स मिलता है। तो इसलिए जब मार्केट वॉलेटाइल भी है, उसके बाद भी डेट म्यूचुअल फंड उतना वॉलेटाइल नहीं है जितना इक्विटी म्यूचुअल फंड है। रीजन नंबर 2, प्लान्ड एक्सपेंडिचर।
हमारे पास बहुत सारे खर्चे ऐसे भी हैं जो हमें पता होता है कि हमें 6 महीने बाद ये चीज़ का रिक्वायरमेंट्स पड़ेगा, या मैं मोबाइल खरीदने वाला हूँ, या 2 साल के बाद मैं एक ट्रिप पे जाने वाला हूँ, या कुछ भी इस तरह का प्लान जो ऑलरेडी प्लान करके रखे हुए हैं। अब 6 महीने या 1 साल, 2 साल के लिए, इतना शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं लगा सकते पैसा, या इक्विटी शेयर्स में नहीं लगा सकते। रीज़न सेम है, वॉलेटिलिटी इक्विटी में बहुत ज़्यादा होता है और डेट में कम होता है, और अगले 1 साल में या 2 साल में मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा ये हमें नहीं पता रहेगा। रीजन नंबर 3, एसेट्स एलोकेशन। इमेजिन कीजिए कि आप एक क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, तो क्या एज ए कैप्टन आप सिर्फ ऐसे प्लेयर्स को रखना पसंद करेंगे जो अच्छा रन बनाता है लेकिन आउट जल्दी हो जाता है, या ऐसे प्लेयर को सिर्फ रखना पसंद करेंगे जो विकेट्स को बचा के रखता है लेकिन वो रन नहीं बना पाता है, सिंगल्स लेता है, 1 रन 2 रन इस तरह करके बनाता है, या आप ऐसे बॉलर्स को रखना पसंद करेंगे जो फास्ट बॉलिंग करता है? नहीं, आप एक सेम कैटेगरी के लोगों को साथ में रख करके एक पूरा टीम नहीं जीत सकते हैं। आपको आपके टीम में हर तरह का प्लेयर्स चाहिए जो जल्दी से तेजी से रन भी बनाए, चौका मारे, छक्का मारे। दूसरा वैसा भी प्लेयर चाहिए जो विकेट को बचा के रखे, भले वो सिंगल्स ले। तीसरा उस तरह का भी प्लेयर चाहिए जो अच्छे बॉलिंग्स करे, और आपको एक अच्छा फील्डिंग करने वाले भी चाहिए प्लेयर्स। तब आपका पूरा टीम आप क्रिकेट मैच को जीतिएगा। सेम इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में भी होता है। इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो में इन आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी हर तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होना चाहिए। उस तरह का भी ऑप्शन होना चाहिए जो अच्छा रिटर्न्स देता हो, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी शेयर्स। दूसरा उस तरह का भी जो एक स्टेबल रिटर्न्स देता हो, उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं चल जाए, बहुत ज़्यादा अप, वो जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स। दूसरा आपको गोल्ड में भी होना चाहिए। इस तरह का अलग-अलग कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। किसमें कितना करना है, वो आपको देखना होगा, आपसे खुद को एनालाइज़ करना पड़ेगा, या किसी प्लानर के साथ में बैठना होगा, वन टू वन बैठ के बात करना होगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस है, हर लोगों का ज़रूरतें अलग है, हर किसी का शौक अलग है, हर किसी का इच्छाएँ अलग है। तो जो चीज़ मेरे लिए एप्लीकेबल है, वो आपके लिए नहीं है। तो वो वन टू वन बैठ के आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आपको अलग-अलग कैटेगरी में कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट हर एक ऑप्शंस में होना चाहिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए। रीज़न नंबर 4, लो रिस्क हायर रिटर्न। डेट म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ही वैसी जगह पे होता है जो फिक्स रिटर्न देता है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड का रिटर्न फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा देती है या बढ़ा देती है, उसके वजह से डिपेंड करता है। जब कोई बैंक का या कोई कंपनी का उसका क्रेडिट रेटिंग्स घट जाता है या बढ़ जाता है, उसके वजह से आता है, या कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है, उसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आता है। तो इस तरह का इसका भी अपना रिस्क है, लेकिन उतना नहीं है जितना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, और उसके साथ में आपको हायर रिटर्न मिल जाता है, सिमिलर टू एफडी, और वो एफडी से ज़्यादा भी मिलता है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड से आपको कम रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत कम है, बहुत स्टेबल है और प्रिडिक्टेबल भी है। बहुत आप एज्यूम कर पाइएगा कि आपको एक रेंज में कितना रिटर्न मिल सकता है। रीजन नंबर 5, रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो। रीबैलेंसिंग को 2 सिनेरियो से समझते हैं। याद कीजिए 2000 का डॉट कॉम बबल को, कि किस तरह मार्केट क्रैश हुआ था, या 2008 जब लेमन्स ब्रदर के टाइम पे वो मार्केट क्रैश हुआ था, या फिर कोविड लेटेस्ट 2020 में किस तरह का क्रैश हुआ, या अभी जो थोड़ा दिन पहले चल रहा था। जब ये सब क्रैश चलता है तो उसमें बहुत सारी जो अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं, वो बहुत ही लो वैल्यूएशन पे चली जाती है, बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। लेकिन होता क्या है, हर कोई उस टाइम यही सोचता है कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं अभी इन्वेस्ट कर लेता। ये सारी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ मुझे लोएस्ट वैल्यू पे मिल रहा है, बहुत ही सस्ते पे मिल रहा है। लेकिन पैसा किसी के पास नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में डाल रखा है। इक्विटी या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, या फिर इक्विटी शेयर्स में। और इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी उस टाइम डाउन है, तो उसको बेच के फिर शेयर्स तो खरीद नहीं सकते हैं, और उस टाइम लॉस में कोई इक्विटी को बेचना नहीं चाहेगा। लेकिन डेट फंड जब मार्केट क्रैश होता है उस टाइम भी उतना नहीं गिरता है, वो एक स्टेबल रिटर्न्स देता है। तो उस टाइम जब आप डेट से पैसा निकाल लीजिए और इक्विटी में लगाइए, मतलब आप डेट से पैसा निकाल लिए और उस अच्छी-अच्छी कंपनियों में लगा लिए, या इक्विटी फंड के उस तरह का फंड में लगाएँ जो अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है, जो अभी सस्ते मिल रहा है। तो ये जो आपका प्रॉब्लम रहा था कि काश मेरे पास पैसा रहता तो हम इन्वेस्ट करते, ये प्रॉब्लम को टैकल करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये डेट म्यूचुअल फंड। अब दूसरा सिनेरियो समझते हैं कि क्यों आपको रीबैलेंसिंग में डेट फंड हेल्प करता है। इमेजिन कीजिए कि एक आदमी अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है पिछले 30 साल से। अब वो उसका रिटायरमेंट का टाइम सामने आ गया, 1 या 2 साल है, या कोई
एजुकेशन के लिए, अपने हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, वो 15 साल का एक लंबा पीरियड इन्वेस्ट किया। अब 1 साल या 2 साल के बाद उसे एडमिशन लेना है कॉलेज में, लेकिन उस टाइम मार्केट डाउन है, तो उसका तो फाइनेंशियल गोल पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब मार्केट डाउन है उस टाइम अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से इक्विटी शेयर्स को सोल्ड करता है तो उसे कम वैल्यू मिलता है। तो डेट फंड यहाँ क्या हेल्प करता है कि 1 या 2 साल पहले से आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसे थोड़ा-थोड़ा फंड निकालिए और उसको डेट में ट्रांसफर कीजिए। तो जब 2 साल बाद या 1 साल बाद जिस दिन आपका गोल्ड का टाइमिंग है, उस टाइम आपके पास सफिशिएंट अमाउंट रहेगा, क्योंकि डेट फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। तो आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट है अपने गोल को अचीव करने के लिए, आपके गोल को मीट अप करने के लिए। रीजन नंबर 6, फ्लेक्सिबिलिटी टू रिडीम एनी अमाउंट एनी टाइम। सपोज कीजिए कि कोई 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रखा है, लेकिन आज उसे 1 लाख का रिक्वायरमेंट है, तो उसे पूरा का पूरा 10 लाख रुपया रिडीम करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। वो 1 लाख ही रिडीम कर सकता है, बाकी का 9 लाख एज इट इज वो इन्वेस्टेड छोड़ सकता है। ये चीज़ हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शन में अवेलेबल्स नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स के लिए आपने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदा है 3 बीएचके का, पूरा भी फ्लैट का कीमत है 50 लाख रुपया, आपको ज़रूरत 10 लाख का है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा चलो ठीक है, हमारा 3 बीएचके का फ्लैट है, उसमें से एक कमरा बेच देते हैं या एक किचन काट के बेच सकते हैं, नहीं, आपको पूरा का पूरा फ्लैट बेचना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके पास लैंड है 2 कट्ठा का, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है आधा कट्ठा इसमें से काट के बेच दिए, बाकी का 1.5 कट्ठा रखने दें, ये ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास एफडी है 1 लाख का, तो एफडी में भी सेम प्रॉब्लम है, आपको पूरा का पूरा प्री मैच्योर कराना पड़ेगा अगर समय से पहले रिक्वायरमेंट्स पड़ गया तो। लेकिन ये चीज़ डेट म्यूचुअल फंड में नहीं है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ आप उतना ही रिडीम कर सकते हैं, और इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। जनरली 7 दिन का इसमें लॉक इन, 7 से 15 दिन का लॉक इन पीरियड रहता है, कि अगले 7 या 15 दिन के बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अवेलेबल्स नहीं है, इसीलिए आपको डेट म्यूचुअल फंड को जरूर से जरूर कंसिडर करना चाहिए। अब आते हैं इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। 4 टाइप ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स। टाइप नंबर 1, लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड का जो फंड मैनेजर होता है उसके पास जितने भी पैसा कलेक्ट होता है उस पैसे को वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है, ऐसे मनी मार्केट सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट में, जो एक तो फिक्स रिटर्न दे, दूसरा उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज है, यानी ये काफी शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है। दूसरा, इसका एग्जिट लोड 7 दिन के बाद नहीं है, मतलब अगर 7 दिन के बाद आप रिडीम करते हैं तो आपको जीरो एग्जिट लोड लगता है, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं है। अगर 7 दिन के अंदर भी करते हैं, मतलब आज कोई इन्वेस्ट कर रहा है और अगले 7 दिन के अंदर उसको पैसा की जरूरत पड़ गया और वो रिडीम करना चाहता है, तो भी उसका रेट बहुत कम है, 0.007% है। मतलब अगर कोई 1 लाख रुपया विड्रॉ करता है तो उसे मात्र 7 रुपया चार्जेस देना पड़ेगा, जो ना के बराबर है। इसमें रिटर्न आपको अच्छा मिल जाता है, सिमिलर टू एफडी, और बहुत सारे फंड्स एफडी से भी बेटर रिटर्न आपको देते हैं। जनरली डेट फंड में आपका रिडम्पशन टाइम होता है T+1 डे, मतलब जिस दिन आप रिडीम किए एक दिन बाद आपके अकाउंट्स में अमाउंट मिल जाता है। लेकिन अभी बहुत सारे जो लिक्विड फंड्स हैं वो इंस्टेंट रिडम्पशन का भी ऑप्शन देने लगे, मतलब आज आप रिडीम कीजिए और विद इन 30 मिनट्स आपके अकाउंट में 50,000 तक आ जाएगा, या फिर 90% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपको मिल जाता है। तो ये हर एक किसी को कंसिडर करना चाहिए, जनरली उन सभी लोगों को जिसको ये नहीं पता कि मुझे इस पैसे का कब जरूरत पड़ेगा, अगले 5 दिन बाद पड़ जाए, 10 दिन बाद पड़ जाए या 1 साल बाद पड़ जाए, आपको नहीं पता है। जनरली हम लोग जो इमरजेंसी फंड बनाते हैं, तो इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड फंड को बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। टाइप नंबर 2, लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड का जो फंड मैनेजर होते हैं वो सारे पैसे को इस तरह का मनी मार्केट सिक्योरिटीज या इस तरह का इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड 6 महीने से साल भर के लिए है। इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जिट लोड नहीं है, यानी आज हम इन्वेस्ट किए और अगर कल भी निकालना चाहें, कल भी रिडीम करते हैं, तो भी हमें जीरो चार्जेस देना पड़ेगा रिडीम करने के लिए। इसका रिटर्न जनरली लिक्विड फंड से थोड़ा बेटर होता है। उसके बाद ये उन लोगों के लिए कंसिडर किया जा सकता है जो अपने 6 महीने से साल भर के लिए पैसे को पार करना चाह रहे हैं, जिन्हें साल भर के बाद पैसे की रिक्वायरमेंट्स है, वो उन लोग इस तरह का फंड को कंसिडर कर सकते हैं। टाइप नंबर 3, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का फंड मैनेजर उस तरह का मनी मार्केट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है जिसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से 3 साल के अंदर होता है, यानी वह एक मिड रेंज के लिए इन्वेस्ट करता है। इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जिट लोड नहीं है, यानी अगर कोई आज इन्वेस्ट किया और कल भी वो रिडीम कर लेता है
तो भी उसे 0 चार्जेस देना पड़ेगा। आज रिडीम करके 1 सप्ताह बाद या 1 महीना बाद भी रिडीम करता तो भी कोई भी इस तरह का कोई चार्जेस पे आउट नहीं करना पड़ेगा। इसका रिटर्न जनरली आपको लिक्विड फंड से थोड़ा बेटर मिल जाता है। तो ये उस तरह का इन्वेस्टर्स के लिए कंसिडर किया जा सकता है जो अपने पैसे को 1 साल से 3 साल के लिए पार्क करना चाह रहे हैं डेट फंड में। टाइप नंबर 4, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का फंड मैनेजर्स सारे पैसे को उस तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड या मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जिसका जो थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए है, जिसका मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड 4 साल से 7 साल के अंदर है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन कुछ एएमसी अभी एग्जिट लोड चार्ज करने लगे हैं। अगर आप 15 दिन से पहले रिडीम करते हैं तो आपका एक मिनिमम आपका एग्जिट लोड लग जाता है। इसमें रिटर्न आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है अबव फंड्स के अकॉर्डिंग्स। तो ये फंड उन लोगों के लिए कंसिडरेबल है जो अपने अमाउंट्स को थोड़ा लंबे पीरियड के लिए रखना चाहते हैं डेट फंड में, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। तो वो लोग इस तरह का फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा था डेट फंड्स के बारे में कि डेट फंड्स क्या होता है, उस क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके टाइप्स के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट डेट म्यूचुअल फंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।